नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जय हिंद। आप सभी जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलते रहे, मैं आगे की वीडियो आप सभी के लिए बना सकूं। ठीक, तो हमने कल आपको जो पढ़ाया था पाठ 2 के बारे में, क्लास 9 का पाठ 2 था। आज हम बात करेंगे पाठ 3 की, चैप्टर 3 की, लेसन 3 की, जो परमाणु एवं अणु है, जिसको बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो ये परमाणु और अणु की संकल्पना कहाँ से आई? ये जो वैज्ञानिकों ने दिया था हमारे देश में आज से बहुत साल पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व पहले ही महर्षि कणाद थे, उन्होंने बता दिया था। महर्षि कणाद ने बता दिया था कि जो पदार्थ है ये क्या है, छोटे छोटे पदार्थ को विभाजित करने पर, इन्होंने बताया था कि पदार्थ को विभाजित करने पर यह छोटे छोटे कणों में करने पर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। और इसे ही इन्होंने अणु नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था, कण नाम दिया, उन्होंने कण बताया था इसे। ठीक है, और इसी को आगे चल के इनके शिष्यों ने क्या किया, इनके शिष्यों ने विस्तृत कर दिया और बढ़ा दिया था। तो ये हमारे देश में आज से 500 ईसा पूर्व पहले इसके बारे में बताया जा चुका था। लेकिन फिर उसके बाद जो है मिस्र के जो कुछ दार्शनिक लोग थे, जिसमें डेमोक्रेटस का नाम आता है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिर इस परमाणु के बारे में, अणु के बारे में जानकारी दिया और बताया कि हम पदार्थ को छोटे छोटे कणों में छोटे छोटे कणों में बांटते हैं, और बांटने के बाद जो पुनः छोटे कण होते हैं उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया पुनः छोटे कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता। ये तो आज से बहुत पहले की बात है। ठीक है, हम जो है आज की बात करेंगे, आज के समय में क्या है। ये तो पहले था, तो ये भारत के वैज्ञानिकों ने ही इसको बता दिया था। तो हमारी किताब में है, शुरुआत में 2 नियम दिए गए हैं इससे संबंधित, जिसमें आपको बताया गया है कि रासायनिक संयोजन का नियम जिसे कहते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम। तो एक वैज्ञानिक थे लेवासिये। ठीक है, कौन थे? लेवोसिये, लेवोसिये ये थे। इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, और प्रयोग किसके ऊपर किया? अणुओं के ऊपर किया, परमाणु के ऊपर किया, और अपनी क्या की, संकल्पना प्रस्तुत की, अपनी थ्योरी इन्होंने दी। और जहां से 2 थ्योरी निकल के आई। जो पहली थ्योरी थी, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम जो है एल प्राउस्ट, इनके साथ इनके सहयोगी एल प्राउस्ट और लेवासिये थे, इन दोनों ने मिलकर दिया। इन्होंने बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा नियत रहता है। वो क्या होता है, ना बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजित होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने ये अपनी जो है संकल्पना अपनी यही लिया। जैसे कि हमने ये इधर अभिकारक होते हैं, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया, और यहाँ पे क्या बना, MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम 10 ग्राम लिए, इसे 5 ग्राम लिए, इधर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये 15 ग्राम का मिलेगा। मतलब ये दोनों जुड़ करके ही इधर बनाए, तो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। द्रव्यमान केवल जुड़ करके कन्वर्ट हो गया, बाकी वही था, न नष्ट हुआ न नया कुछ बना। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। दूसरा जो नियम इन लोगों ने दिया था, वो दिया था
स्थिर अनुपात का नियम, जिसे मैंने आपको पिछले पाठ में भी बताया था, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट स्थिर अनुपात का नियम था, ये लेवासिए और अदर दूसरे साइंटिस्ट थे इनके, उनके साथ इन्होंने मिलकर इस प्रयोग किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम में यही है, जब हम कोई यौगिक का निर्माण करते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं, उसमें जो तत्वों का अनुपात होता है मिलाने का, वो अनुपात निश्चित होता है। अगर आप इस अनुपात में ही इस तत्वों को मिलाएंगे तभी जो है ये निर्माण होगा यौगिक का। उन्होंने कहा था किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात निश्चित, जैसे हमने उदाहरण में ले लिया जल, H2O ले लिया, इसमें हाइड्रोजन 1 होता है तो ऑक्सीजन कितना होता है 8, 1:8, 1:8 ये फिक्स होता है जल के द्रव्यमान में। ठीक है, जल को बनाने में, तो यही क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। किसी यौगिक को बनाने में उसका अनुपात क्या होगा, नियत होगा। तो ये रासायनिक संयोजन के नियम थे जो आपने पढ़ा। फिर इसी संबंधित आगे चल के द्रव्यों के बारे में और सारी जानकारी खोज जाने लगी। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया, लेकिन जो है सारे वैज्ञानिकों के मत को वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसे आए जॉन डाल्टन, इन्होंने अपने परमाणु से संबंधित पहला सिद्धांत जो माना जाता है सबसे सटीक थोड़ा बहुत, वो जॉन डाल्टन का माना जाता है। तो हम जॉन डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि जॉन डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत में क्या क्या सिद्धांत थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। द्रव्य से संबंधित अवधारणा। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। तो द्रव्य से संबंधित अवधारणा में सबसे पहली अवधारणा, पहली थ्योरी, पहला सिद्धांत जो दिया था जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। जॉन डाल्टन थे, इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में देखा और बताया कि परमाणु कैसे क्या होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो परमाणु की विशेषता बताई, परमाणु की विशेषता बताई, 6 विशेषता बताई थी। कितनी बताई थी, 6 विशेषताएं इन्होंने, 6 थ्योरी जो है दिए थे, जो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो पहला इन्होंने बताया था जो परमाणु होते हैं वे छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। नहीं, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये उनका पहला था। दूसरा इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, इसे बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। कुछ हद तक ये बात सही भी है कि परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम इकाई है पदार्थ की, तो बट नहीं सकता ये। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया था कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं, दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं, देखो जो परमाणु दिए हैं उनका परमाणु द्रव्यमान उनका, और उनकी जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, परमाणुओं का द्रव्यमान एवं उनके रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं।
ये उनका तीसरा नियम था। चौथा उन्होंने बताया था भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे उनमें क्या होगा, जो भिन्न भिन्न तत्वों के यौगिक होंगे उनमें भिन्न भिन्न परमाणु होंगे। जैसे अब जल था H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। H2SO4 है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो जो अलग अलग जो है यौगिक होंगे उनमें क्या होता है, अलग अलग ये पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा है इसमें, ये क्या होता है, परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यहीं से क्या निकल के आता है, स्थिर अनुपात का नियम निकल के आता है। और इसमें कह रहा जो किसी भी यौगिक में जो होता है, छठवां है इनका, किसी भी यौगिक में, इसको नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में जिससे कि ये आपको मिल जाए, अच्छा सामने लिखवा दिया है शॉर्ट में इसको। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार ये निश्चित होता है। ठीक है, तो ये डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत है। उनमें क्या होता है, कोई यौगिक होता है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है और जो उनके प्रकार होते हैं वो निश्चित होते हैं। यही यौगिक में यही परमाणु होगा, यही उनकी इतनी संख्या होगी, तब वो यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये डाल्टन के संबंधित डाल्टन का सिद्धांत था। इसके बाद इसमें छोटी छोटी चीजें आ गई, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं परमाणु क्या होता है। चैप्टर का जो नाम है उस पर आते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोला जाता है। एटम परमाणु क्या है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। ये इतनी छोटी है इसे नग्न आंख से नहीं देखा जा सकता है, नग्न आंख से नहीं देखा जा सकता, इतना छोटा होता है। और जब ये सबसे छोटी इकाई है, इसको बांट पाना असंभव है। इसके बाद जो है परमाणुओं को हम नहीं बांट सकते हैं। परमाणुओं को बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, और परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या उसे nm नैनोमीटर में मापते हैं। अब जो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर में होता है। तो ये परमाणु के बारे में हो गया। अगर हम परमाणु की 1 लाख चादर एक के ऊपर एक जो है 1 लाख चादर रख दे तो हमें एक कागज की पतली शीट के बराबर परमाणु प्राप्त होगा। इतना छोटा परमाणु होता है। ठीक है, फिर इसी परमाणु से निकल के आया है अणु, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। देखो ये जो परमाणु है ये क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। और जो अणु होते हैं ना, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ये जुड़े होंगे किसी न किसी से। स्वतंत्र अवस्था में
नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखो अणु किसे कहते हैं, जब परमाणुओं का एक समूह मिलता है तो वो बनाता है अणु। इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। कई सारे परमाणु, जैसे एक बिल्डिंग है उसकी एक यूनिट क्या है, इकाई है यूनिट। उसी तरह एक पदार्थ की जो इकाई होती है वो परमाणु होती है, ठीक है। तो अब परमाणु क्या है, समूह अणु कहलाता है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। जैसे इसमें H2 आता है, O2 आता है, N2 आता है, ये सभी क्या है, ये सभी अणु हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं अणु में जो है एक, जैसे कोई लिखा जाता है, सोडियम लिखा गया, मैग्नीशियम लिखा जाता है, ऑक्सीजन लिखा जाता है, नाइट्रोजन लिखा जाता है, सल्फर लिखा जाता है, फास्फोरस लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह लिखे जाते हैं ये। जैसे सोडियम क्या होता है, सिंगल एक है, एक परमाणु किसे बोलते हैं, इसे एक परमाणु बोला जाता है। ये मैग्नीशियम है, इसे भी एक परमाणु बोलते हैं। ऑक्सीजन में 2 अणु है, इसे क्या बोलते हैं, द्वि अणु बोलते हैं। यहाँ नाइट्रोजन में 2 है, इसे भी द्वि अणु बोलेंगे क्योंकि इसके पास 2 अणु है, ये स्वतंत्र अवस्था में सिंगल रूप में नहीं रहता। फास्फोरस है 4 है, तो इसको चतुर अणु बोलते हैं। तो ये इन भागों में हम अणुओं को भी बांट दिए हैं, ठीक है। एक अणु, द्वि अणु, त्रि अणु, चतुर अणु और बहु अणुक भी होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो ये अणुओं के बारे में हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इन अणुओं और इन परमाणु को, इन अणुओं को लिखा कैसे जाता है जब इतने छोटे होते हैं, ठीक है। इनके प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसी से आता है, यहां से आधुनिक प्रतीक। आधुनिक प्रतीक किसका, परमाणु का आधुनिक प्रतीक। आधुनिक प्रतीक से संबंधित पहला जो मॉडल दिया था, पहला मॉडल, पहली बार जब किसी ने बताया था आधुनिक प्रतीक के बारे में, तो डाल्टन ने बताया। बहुत सारे तत्वों की खोज होती गई, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनको याद कर पाना, लिख पाना, उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन कर पाना संभव नहीं था। तो इसलिए जॉन डाल्टन ने क्या किया, पहली बार एक साइंटिस्ट आगे निकल के जिन्होंने उसके पहचान बताए, ठीक है। तो डाल्टन क्या थे, पहले वैज्ञानिक थे ऐसे। तो डाल्टन ने क्या किया था, कुछ प्रतीक दे दिया था। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उन्होंने कह दिया था आप ऐसे बना के ऐसे लिख दो, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O से लिख दिया। फास्फोरस को इन्होंने बता दिया था इस तरह से, फास्फोरस हो गया। फिर सल्फर को इन्होंने बता दिया था इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट रुक के रहिएगा। ठीक है, इन्होंने सल्फर को इस तरह बता दिया। कार्बन को बता दिया था ऐसे बना देते हैं इसकी संरचना, ठीक है। गोल्ड जो सोना होता है Ag, इसको बता दिया G से। इस तरह इन्होंने कई सारी संरचनाएं दे दी। अब इतनी सारी संरचनाओं को भी याद करना, संख्या तत्वों की बढ़ती जा रही, आसान नहीं है। तो दूसरे नंबर पर एक वैज्ञानिक निकल गया जे जे बर्जीलियस ने बताया कि जितने भी तत्व खोजे जा रहे हैं, तत्वों के प्रथम अक्षर या द्वितीय अक्षर, इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं, अगर इन्हीं दोनों को हम क्या करें, इन तत्वों का प्रतीक बता दें। जैसे कार्बन था, हमने कार्बन को C से लिखते हैं, इसको C से लिख दिया। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हम S से लिखते हैं, इसको इन्होंने S से बता दिया। नाइट्रोजन को N से कह दिया। अब ठीक है, इन्होंने ऐसे ही पहले, और बेरिलियम को Be से बता दिया। मतलब 2 अक्षर आगे के या एक अक्षर जो हम लोग आज जानते हैं, ये चीज जो है जे बर्जीलियस की दी हुई है, ठीक है। इस जे बर्जीलियस के बाद हम लोग बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो रंग के आधार पर हमने बांटे। अगर उनके रंग के नाम से उनकी पहचान हो गई, जैसे
गोल्ड, सोना, गोल्ड जो है पीले रंग का सोना होता है, उस पीले रंग का होता है तो उसी से उसका नाम गोल्ड हो गया। स्थान के नाम से भी हम लोगों ने जाना, जैसे कॉपर है, कॉपर एक किम्प्रस नाम का जगह है, वहां पे पाया जाता तो उसी का नाम से जो है इसका नाम कॉपर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लैटिन, कुछ इसमें लैटिन नाम होता है, मिस्र में जो है तत्वों को, रासायनिक तत्वों को लैटिन नाम से उनके लिखा जाता है, तो उनके लैटिन नाम से भी हम लिखते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम को हम Na से लिखा जाता है, Na से, क्योंकि Na क्या है, Na इसका लैटिन नाम है। ठीक है, इसको नेट्रियम बोलते हैं, इसको हम नेट्रियम बोलते हैं। इसी तरह चांदी को Ag से लिखते हैं, चांदी को, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटेनम होता है। तो अर्जेंटेनम में Ag आ रहा है तो इसका लैटिन नाम हो गया। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिकों की विश्व प्रसिद्ध संस्था आई, IUPAC। इसके बारे में आप क्लास 11-12 में डिटेल से पढ़ेंगे। IUPAC आई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है, ये वैज्ञानिकों की संस्था है, आज के समय में वैज्ञानिकों की संस्था है वर्ल्ड लेवल की, और यही क्या करती है, आज के समय में नामकरण करती है। अब कोई व्यक्ति या कोई जो है और संस्था नहीं कर सकती, केवल IUPAC मीटिंग होती है इसकी वैज्ञानिकों की, और वहां पे नाम रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने इसकी पहचान के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। फिर इसके बाद होता है परमाणु द्रव्यमान, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको एटॉमिक मास। परमाणु क्रमांक क्या होता है, जब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को या संख्या का योग परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित, इसे z से प्रदर्शित किया जाता है, इसे z से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हम लिखे परमाणु क्रमांक बराबर z बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, यही क्या आ जाएगा, यही दोनों का योग परमाणु क्रमांक होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, नहीं, हमने गलत आपको बता दिया, हमने आपको परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा बता दी। ठीक है, सॉरी, थोड़ा चेंजिंग कर लीजिए, ये परमाणु द्रव्यमान है ऊपर, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, इसको ए से लिखा जाता है इसको। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जिसको एटॉमिक नंबर, सॉरी जो है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या, केवल प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। केवल आपको प्रोटॉन, अगर आपको प्रोटॉन पूछे किसी भी चीजों में, तो उसकी जो है परमाणु क्रमांक की संख्या वही प्रोटॉन की संख्या हो जाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। इसे जब मैंने बताया जेड से प्रदर्शित करते हैं, और जेड बराबर क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या। अगर सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 11 होगी। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद इसी में एक है आयन। आयन किसे कहते हैं, आयन जो हम लोग धातु या धातु के बारे में पढ़े थे, धातु या अधातु,
धातु या अधातु के आवेशित कणों को, जो इनके आवेशित कण होते हैं, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी ION आयन ही कहते हैं, आयन कहते हैं। धातु या परमाणु के आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। और आयन जैसे Na+ आयन हो गया, Cl- आयन हो गया। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है दूसरा ऋणायन। तो जिसपे क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा जैसे सोडियम, तो वो धनायन होगा, और जिस पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, उसे ऋणायन कहते हैं। तो ये धनायन और ऋणायन के बारे में हो गया। अब देखिए आधे चैप्टर इसके बाद आपको क्या पढ़ना, केमिकल फॉर्मूला, कैसे जो है फॉर्मूला बने, कैसे जो है सूत्र के रासायनिक सूत्र को हम लिखते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। रासायनिक सूत्र जो है अगर आपको जानना है तो आपको इसकी अगली पार्ट, अगला भाग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो आपको प्रतीक बताया था, जो हाइड्रोजन होता है उसका जो है H प्रतीक होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन 14 होता है, 15 फास्फोरस होता है, 16 जो है सल्फर होता है, 16वें नंबर पे सल्फर आता है, 17वें नंबर पे क्लोरीन आता है, 18वें नंबर पे आर्गन आता है, 19वें नंबर पे पोटेशियम और 20वें नंबर पे कैल्शियम। ये सभी तत्व जो है प्रतीक आते हैं, प्रतीक हैं इन सब के। ऐसे 1 से लेकर के 118 तक के टोटल तत्व हमारे आवर्त सारणी में दिए गए हैं। आप उनके बारे में जान लीजिए। आपको रासायनिक सूत्र जानना है, इसका अगला भाग देखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।